हेलो एवरीवन। आज से हम कर रहे हैं 11th क्लास की NCERT कंप्यूटर साइंस की बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे NVS, KVS और AMRS में टीयर 2 में हमारी हेल्प करेंगे। जहाँ हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम और बेसिक सी बातें। तो मैं सीधा आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और हम सब ने इसे कवर किया हुआ होता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज। तो हम सभी को पता है कि भाई कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चलता है। तो सॉफ्टवेयर टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। द प्राइमरी एम ऑफ operating system is to make a computer system more convenient to use efficiently. Here are some important services that an operating system provides for managing the computer system. तो देखो यहाँ पर हमसे 2 ही पूछे हैं, हम यहाँ पर आपको 4 डिस्कस करा रहे हैं। तो सबसे पहली होती है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर के पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिन्हें उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है कि टाइम टू टाइम प्रोसेस जो है वो CPU तक पहुँचे और अच्छे से एग्जीक्यूट हो। ठीक है। तो व्हाइल ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली. It is the responsibility of the operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. As CPU is main resource of computer system, its allocation among processes is most important service of the operating system. Hence, process management concerns the management of multiple process allocations of required resources and exchange of information among processes. नेक्स्ट आती है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। अब हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं तो उनको कब एग्जीक्यूट कराना है, कौन सी मेमोरी में उनके डाटा को स्टोर कराना है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी कौन सी मेमोरी में स्टोर है, और हमारी खाली मेमोरी और ऑक्यूपाइड मेमोरी दोनों का रिकॉर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड और यूटिलाइज्ड बाय large number of process while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied. Primary or main memory of a computer system is usually limited. The main task of memory management is to give यानी कि allocate and take यानी कि free memory from running process. नेक्स्ट जो हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट। तो अब मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो आपकी प्रोसेस को मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो मेन मेमोरी को मैनेज करेगा। लेकिन हमारे पास मेन मेमोरी से काम नहीं चलता है, हमें सेकेंडरी मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारी फाइल्स को हम स्टोर कराते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमारे पास होती है फाइल मैनेजमेंट, जिसका कंट्रोल भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है। तो डाटा एंड प्रोसेस आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, while file management involves the creation, updation, deletion and protection of these files in the secondary memory. File management systems manages secondary memory by an end user or some other devices. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका क्वेश्चन भाई आप बहुत ही सिंपल सा दे सकते हैं क्या कि भाई कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड ही नहीं करता है डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को, तो हमारा जो किसकी हेल्प से करता है। तो सीधी सी बात आती है भाई ट्रांसलेटर्स। तो हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है।
तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब बात आती है भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। तो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन ए कंप्यूटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स ए कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज सो द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन इट। अब हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास 3, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, यानी कि एन एग्जीक्यूटेबल फाइल बिफोर रनिंग। सिंपल सी भाषा में बात करें तो कंपाइलर जो है वो पूरे को पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है उसको रन करने से पहले। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये पूरे के पूरे जो आउटपुट होता है वो सबसे लास्ट में आता है, पहले ये पूरे को पूरे कोड को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है भाई, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होता है वो फ्रिक्वेंटली मिल जाता है, तो इसकी स्पीड हमारी थोड़ी फास्ट होती है और ये हमारा डिबगिंग में काम आता है क्योंकि ये एरर जो है वो साथ के साथ निकालता रहता है। फिर आती है हमारी असेंबलर। तो असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट्स करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मशीन कोड लेस देन दैट ऑफ द सोर्स कोड। कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो मशीन कोड का कम क्यों होता है और सोर्स कोड का ज़्यादा होता है, क्यों होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई मशीन कोड जो होता है उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें जो ट्रांसलेशन ओवरहेड होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो हमारा मशीन कोड होता है वो हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है कि वो हार्डवेयर से बहुत ही फैमिलियर होता है। और यहाँ पर जो ओवरहेड होती हैं, जैसे यहाँ पे ना आपको कोई लूप चलता है, ना आपको कोई फंक्शन एंड क्लास डिक्लेरेशन होते हैं, या डायरेक्टली आपका बाइनरी लैंग्वेज में रिटर्न होता है, तो वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारा जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो आंसर जो लिखा है मैं उसको डिक्टेट कर रही हूँ। द सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड बाई ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट और मशीन कोड and then executes that program, while machine code directly executes without using the translator. That's why the execution time of the machine code is less than that of the source code. अब की रीजंस यहाँ पर जो हो गए वो क्या क्या हो गए, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, नॉट ट्रांसलेशन ओवरहेड और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड रिड्यूस अब्स्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, What is the need of RAM? How does it differ from ROM? तो RAM की फुल फॉर्म होती है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर्स टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। RAM is used to store data temporarily while the computer is working. अब डिफरेंस जो आते हैं वो मेजर डिफरेंस आते हैं भाई, पहला तो पर्पस कि रैम के अंदर हमारा एक्टिव डाटा स्टोर किया जाता है, जो हमारे रनिंग ऐप्स होती हैं वो स्टोर होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और रोम के अंदर जो हमारे होता है बोर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड फर्मवेयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटाइल डाटा जहाँ होता है वो मतलब कि पावर ऑफ होने पर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, वो होती है रैम। और रोम जो होती है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है। स्पीड की अगर हम बात करें तो रैम की स्पीड जो होती है वो वेरी फास्ट होती है और रोम जो है वो रैम से थोड़ी स्लो होती है। ऑपरेशंस की बात करें तो हम रीड, राइट और मॉडिफिकेशन तीनों ही ऑपरेशन हम रैम में कर सकते हैं, जबकि हमारे रोम के अंदर हम क्या करते हैं कि रीड ओनली ऑपरेशंस चलते हैं हमारे, ये डिफ़िकल्ट टू चेंज होता है। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हमारी रैम जीबीज़ में होती है और रोम जो है हमारी एमबी में होती है। एग्जाम्पल और यूज करें तो ब्राउज़र, टैब्स और गेम्स का डाटा जो होता है वो रैम के अंदर होता है और बायोस हमारी
या firmware डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे रोम के अंदर होते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ द नीड फॉर सेकेंडरी मेमोरी, कि भाई जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम सबको पता है कि हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है और हमारे पास डाटा जो होता है वो बहुत ही यूज़ होता है, तो उसी डाटा को मैनेज करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली। Thus, a computer system needs a secondary memory to permanently store the data or instructions for future use. It allows users to store large amount of data systematically and retrieve it as required. तो ये थे भी हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम पूरी एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का सेशन, ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।